वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 13 चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस एरिया और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। देखिए, हमें अपने चारों ओर अनेक प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं, अनेक प्रकार की फिगर्स दिखाई देते हैं। इन आकृतियों को, इन फिगर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, समतल या प्लेन या द्विविमीय 2D, 2 डायमेंशनल आकृतियां। पहली कौन सी आकृति है? पहली आकृति है समतल प्लेन या द्विविमीय 2D, 2 डायमेंशनल आकृतियां, फिगर्स। और दूसरी प्रकार की जो आकृतियां हैं वो है ठोस यानी सॉलिड, जिनको हम बोलते हैं त्रिविमीय 3D, 3 डायमेंशनल आकृतियां, फिगर्स। समतल प्लेन या द्विविमीय आकृतियां 2D, 2 डायमेंशनल आकृतियां, फिगर्स, वे आकृतियां हैं जिन्हें किसी समतल पर, किसी प्लेन पर खींचा जा सकता है। समतल या द्विविमीय आकृतियां, प्लेन या 2 डायमेंशनल आकृतियां, वे आकृतियां हैं, वे फिगर्स हैं जिन्हें किसी समतल पर यानी प्लेन पर खींचा जा सकता है, यानी जिनमें केवल 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, 2 विमाएं होती हैं, लंबाई या चौड़ाई। चौड़ाई की जगह ऊंचाई भी हो सकता है। 2 विमाएं पाई जाती है 2D, इसीलिए इसको द्विविमीय बोलते हैं, 2 डायमेंशनल 2D। ठीक है। अब समतल या द्विविमीय आकृतियों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? समतल या द्विविमीय आकृति में 2 डायमेंशनल आकृतियों में आती हैं
आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, त्रिभुज यानी ट्राइंगल और वृत्त यानी सर्किल। ठीक है, इन सभी आकृतियों का, चाहे से वो आयत हो, रेक्टेंगल हो, चाहे वर्ग हो, स्क्वायर हो, चाहे त्रिभुज हो, ट्राइंगल हो, चाहे वृत्त हो, सर्किल हो, इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल यानी एरिया और परिमाप यानी पेरीमीटर, इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? देखिए, आयत के बारे में क्या पढ़ा है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत में दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू बिर्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अगर आयत के परिमाप की बात करें तो आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप, पेरीमीटर, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस बिर्थ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? क्योंकि वर्ग के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी साइड का स्क्वायर, भुजा या साइड, भुजा या साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है? 4, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए 4 इंटू भुजा, इंटू भुजा साइड, यानी भुजा है उसको 4 गुना कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये तो वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल की बात हो गई। इसी तरह अगर हम त्रिभुज की बात करें, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के अंदर क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसी तरह से वृत्त के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या होता है? पाई बराबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू होता है वो 3.14 या 22/7 मानी जाती है। ठीक है, तो वृत्त का, सर्किल का क्षेत्रफल, एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वृत्त के परिमाप की बात करें, वृत्त के परिमाप को हम परिधि भी बोलते हैं, परिधि या परिमाप, तो वृत्त का परिधि या परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। इसमें पाई की वैल्यू तो 22/7 या 3.14 हो गई। आर का मतलब होता है रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हम जानते ही हैं, वृत्त के केंद्र और उसकी परिधि के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। वृत्त का जो डायमीटर होता है उसकी आधी होती है। डायमीटर का मतलब हम जानते हैं, डायमीटर एक ऐसी जीवा है, ऐसी कॉर्ड है जो कि केंद्र में से होकर के गुजरती है। और कॉर्ड और जीवा का मतलब हम जानते हैं, कॉर्ड या जीवा का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखा हो, उस रेखा को हम
जीवा या कोड कहते हैं। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? व्यास भी एक विशेष प्रकार की जीवा होता है, यानी वृत्त की परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होती है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि ये केंद्र में से होकर के गुजरती है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के फार्मूले। ठीक है, अब हम बात करेंगे ठोस यानी सॉलिड या त्रिविमीय 3D 3 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में, फिगर्स के बारे में। ठोस या त्रिविमीय आकृतियां, सॉलिड या 3 डायमेंशनल आकृतियां, 3D आकृतियां, फिगर्स, वे आकृतियां होती हैं जिन्हें समतल पर नहीं खींचा जा सकता, इन्हें किसी भी प्लेन पर नहीं खींचा जा सकता। प्लेन पर खींचना इनको संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की आकृतियों में 3 विमाएं होती हैं। 3 विमाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 विमाएं पाई जाती हैं? 3 डायमेंशंस पाई जाती हैं, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, विड्थ और ऊंचाई, ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं, हाइट। 3 विमाएं पाई जाती हैं, 3 डायमेंशंस पाई जाती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, इसलिए क्योंकि 3 विमाएं इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रकार की आकृतियों को किसी भी प्लेन पर नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, प्लेन पर केवल 2D 2 विमाओं वाली 2 डायमेंशनल जो आकृतियां होती हैं उनको ही खींचा जा सकता है। ठीक है, अब ये ठोस या त्रिविमीय आकृतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रमुख ठोस और त्रिविमीय आकृतियां 3D आकृतियां 5 हैं। कौन कौन सी? पहली है घनाभ, हिंदी में बोलते हैं घनाभ और अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड, घनाभ या क्यूबॉइड। घनाभ इस तरह का होता है। घनाभ में क्या होता है? आयताकार होता है घनाभ। ठीक है, और घनाभ में कुल मिलाकर के 6 जो होती हैं फेसेस होती हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी आकृति है घन। घन को बोलते हैं क्यूब, CUBE, क्यूब। क्यूब क्या होता है? वर्गाकार होता है। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक भुजा जो होती है क्यूब की वो बराबर होती है, सेम होती है। ठीक है, अच्छा, तीसरी जो हमारी आकृति है, फिगर है, वो है हमारी बेलन। इसको बोलते हैं बेलन। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर। ठीक है, चौथी हमारी आकृति है शंकु, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोन, CONE, कोन। ठीक है, और पांचवी हमारी आकृति है गोला, इसको बोलते हैं गोला, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पेयर, SPHERE, स्पेयर। तो ये 5 प्रकार की हमारी ठोस आकृतियां हैं, आधारभूत ठोस आकृतियां हैं या 3D आकृतियां हैं। घनाभ नंबर 1, घन नंबर 2, बेलन नंबर 3, शंकु नंबर 4 और गोला नंबर 5। घनाभ को हम क्यूबॉइड बोलते हैं, घन को क्यूब बोलते हैं, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, शंकु को कोन बोलते हैं और गोले को स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, घनाभ की शेप इस तरह की होती है, आयताकार। घन की शेप इस तरह की होती है, वर्गाकार।
सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह की होती है, और कोन जो होता है, जैसे आइसक्रीम का कोन आपने खाया होगा, कोन की शेप कुछ इस तरह की होती है, मेहंदी का कोन, आइसक्रीम का कोन इस तरह का होता है, ठीक है। और गोला जो होता है, स्फेयर जो होता है, उसकी शेप इस तरह की होती है, गेंद की तरह की शेप होती है। जैसे बॉल देखी होगी ना आपने क्रिकेट की, तो बॉल जो है उसको हम एक गोला मान सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम 4 मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स या ठोसों के संयोजन का मतलब क्या है? देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया कि आधारभूत ठोस 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फेयर। अब 2 ठोसों को मिलाकर के जो नया ठोस बन रहा है उसको हम कहेंगे ठोसों का संयोजन। 2 ठोसों को मिलाने से जो संयोजन बन रहा है उसको हम ठोसों का संयोजन कह रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में कोई अर्धगोला है, अर्धगोला, और इस अर्धगोले के ऊपर हमने कोई कोन लगा दिया। ये अर्धगोला है, सेमीस्फेयर है, हेमिस्फेयर। इस हेमिस्फेयर के ऊपर हमने एक कोन लगा दिया, शंकु लगा दिया, शंकु लगा दिया। तो ये क्या हो गया? एक ठोस का संयोजन हो गया। 2 ठोसों के संयोजन से, 2 ठोसों के मिलने से ये नया ठोस बना है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कोई घन है, कोई घन है या कोई घनाभ है, घन मान लें, घनाभ मान लें, कोई भी घनाभ मान लें, घन मान लें, जैसा भी है। ये कोई घन है, ठीक है। इस घन के ऊपर, इस घन के ऊपर हम कोई अर्धगोला या हेमिस्फीयर लगा दें या फिर दूसरा घन लगा दें। ये मान लीजिए हमने इस तरह कोई गोला लगा दिया, ठीक है। तो ये भी ठोसों का संयोजन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बेलन है, सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है मान लीजिए, बेलनाकार कोई आकृति, सिलेंडराकार कोई आकृति है, ठीक है। इसके ऊपर हमने कोई अर्धगोला लगा दिया, हेमिस्फीयर लगा दिया, ठीक है। तो ठोसों का संयोजन हो गया, ठीक है। तो ठोसों के संयोजन से हमारा क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से हमारा क्या मतलब है? जो हमारे पास में 5 प्रकार के सॉलिड्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? घनाभ यानी क्यूबॉइड, घन यानी क्यूब, बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी कोन, गोला यानी स्फेयर। इन 5 को आपस में मिलाने से जो नया ठोस प्राप्त होता है उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ठोसों के संयोजन से जो नया ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे, सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जो सरफेस का एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है, सतह है, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम क्या करेंगे? ठोसों के संयोजनों का आयतन निकालना भी हम सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तीसरी बात हम क्या करेंगे? एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनादर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शंकु है, कोई कोन है, शंकु है, इसको पिघला करके मान लीजिए हम कोई स्फेयर बना देते हैं, कोई गोला बना देते हैं, कोई स्फेयर या गोला बना देते हैं, तो इसका रूप चेंज हो गया ना, एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण हो गया ना। इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है।
चौथी चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर, वो है शंकु के छिन्नक का, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। शंकु का छिन्नक क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें हम। शंकु के छिन्नक का मतलब है कोई भी शंकु, कोई भी कोन है, ये मान लीजिए कोई कोन है, इस कोन को हम बीच में से यहां से काट देते हैं, तो ये जो हिस्सा जो बचा है कटा हुआ, नीचे वाला जो हिस्सा बचा है हमारे पास में, कौन सा, ये जो हिस्सा हमारे पास में बचा, ये वाला हिस्सा, ये शंकु वाला हिस्सा तो हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये जो बाकी हिस्सा बचा है इसको हम शंकु का छिन्नक बोलते हैं। शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो इस प्रकार जो शंकु का छिन्नक है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, यहां पर हम आपको एक बात और बता दें, जब भी हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम उसको सरफेस एरिया को एस ए या टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और एक चीज होती है कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ, जो घुमा हुआ हिस्सा होता है, जैसे बेलन की हम बात करते हैं तो बेलन में क्या होता है, घुमा हुआ हिस्सा होता है, इस तरह से बेलन होता है, तो इसमें दो भाग हो गए, एक तो ये घुमा हुआ हिस्सा और ये दो वृत्त। तो ये जो घुमा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ और अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व सरफेस। तो उसको बोलते हैं, जब कर्व सरफेस का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उसको बोलेंगे सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व यानी वक्र, सरफेस यानी पृष्ठीय, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, सी ऐसे लिखेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर। ठीक है, यदि हम ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, यदि हम सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो 5 आधारभूत ठोस हैं, 5 आधारभूत ठोस कौन से हैं, कौन से 5 बेसिक सॉलिड्स हैं, घन यानी क्यूब, घनाभ क्यूबॉइड, घन घनाभ, और बेलन यानी सिलेंडर, CYLINDER, शंकु, शंकु यानी कोन, और गोला, गोला यानी स्फेयर, स्फेयर। ठीक है, इन सब 5 जो बेसिक सॉलिड्स हैं, 5 जो आधारभूत ठोस हैं, इन 5 आधारभूत ठोस के का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, अतः आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब इन सभी आधारभूत ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखें। यहां हम आपको बता दें कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर इस तरह से लिखा जाता है, यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई। जो भी यूनिट है वो जो आगे जोड़ देते हैं हम,
ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह से होता है, वर्ग इकाई आता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है ना, इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो सूत्र हैं उनको हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सरफेस एरिया ऑफ एक क्यूबॉइड। घनाभ या क्यूबॉइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखिए घनाभ बनता कैसे है। देखिए मान लीजिए हम कुछ आयताकार शीटें लें, कोई रेक्टेंगुलर शीटें लें और बहुत सारी जो बिल्कुल एक ही नाप की सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम एक ही नाप की आयताकार शीटें लें कागज की और उन शीटों की एक ढेरी बना दें जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। इस तरह की आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो घनाभ होता है, घनाभ की खास बात क्या होती है, घनाभ आयताकार होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 3 तो इसमें नजर आ रहे हैं चित्र के अंदर, 3 इनके पीछे हैं। घनाभ में कुल मिलाकर के 6 फलक या 6 फेस होते हैं। ठीक है, और घनाभ की 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, क्योंकि ये 3D, ये क्या है, एक 3D फिगर है, त्रिविमीय आकृति है घनाभ। तो इसमें 3 विमाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विमाएं पाई जाती हैं घनाभ में, लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई, चौड़ाई यानी बिर्थ, बी से लिखेंगे इसको, और तीसरी होती है ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, एच। 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन होती हैं, 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, और जब भी हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू, अब देखिए कैसे, 2 इंटू के बाद में L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू बिर्थ, चौड़ाई, प्लस बिर्थ इंटू हाइट, यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई यानी बिर्थ इंटू ऊंचाई यानी हाइट, बिर्थ इंटू हाइट। ठीक है, प्लस हाइट इंटू लंबाई, h हाइट इंटू लेंथ, लंबाई, l। समझ रहे हो बात को। देखिए 3 विमाएं हमने बताई हैं, लंबाई, लेंथ, बिर्थ यानी चौड़ाई और हाइट। तो जब फार्मूला हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 अगर ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी, पहले तो लिखेंगे L इंटू बी, प्लस फिर B इंटू एच, B इंटू एच, और फिर लिख देंगे प्लस H इंटू एल, H इंटू एल। ठीक है, समझ गए, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले के अंदर मान रख दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बाद में
अब हम बात करेंगे घन पर, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यानी सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब पर। क्यूब का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं? देखिए, घन जो होता है, क्यूब जो होता है, वो घनाभ की तरह ही होता है, क्यूबॉइड की तरह ही होता है। घन में भी घनाभ की तरह 6 फलक पाए जाते हैं, 6 फेसेस पाए जाते हैं और 3 विमाएं पाई जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेकिन खास बात ये होती है कि घन के अंदर ये जो तीनों विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों विमाएं जो होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसलिए यदि हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसके अंदर सारी भुजाओं को बराबर कर दें, जैसे हमने देखा था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? घनाभ में 3 विमाएं थी, देखिए, लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई। और इसका फार्मूला हमने क्या बताया था? 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ L डॉट विड्थ इंटू, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू L इंटू विड्थ लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस विड्थ इंटू हाइट B इंटू H प्लस H इंटू L, H इंटू L। ये फार्मूला था हमारा। और हमने बताया कि क्यूब जो है, घन जो है, ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी तीनों विमाएं बराबर होती हैं। तो अगर तीनों विमाएं बराबर होती है, इसका मतलब अगर ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये A है, मान लीजिए ये A है, तो ये जो लंबाई है ये भी A होगी और ये जो हाइट है ये भी A होगी। तो अगर हम ये जो क्यूबॉइड का फार्मूला है, घनाभ का जो फार्मूला है, इसके अंदर सब जगह एक ही चीज रख दें, भुजा की माप रख दें, जैसे 2 इंटू लेंथ भी A हो गई इंटू विड्थ, इसकी जगह भी A लिख दिया, प्लस विड्थ की जगह भी A लिख दिया, इंटू हाइट की जगह भी A लिख दिया, प्लस H की जगह भी A लिख दिया, इंटू L की जगह भी A लिख दिया। ठीक है, सारी भुजाएं हमने बराबर कर दी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 2A, A क्या आ जाएगा? A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ये भी A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर, यानी 3A स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा, 2 इंटू 3A स्क्वायर। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6A स्क्वायर। ठीक है, घनाभ के फार्मूले में जैसे ही हमने सारी भुजाओं को बराबर किया तो हमारे को घन का जो है फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है? 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। और A का मतलब क्या है? A का मतलब हम किनारा या साइड कह सकते हैं, किनारा, एज, एज, या इसको हम साइड भी बोल सकते हैं, भुजा, भुजा बोल दो, किनारा बोल दो, साइड बोल दो, एज बोल दो। ठीक है, ये है। ठीक है, तो घन का जब भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला हमारे को काम में आएगा, 6 इंटू A स्क्वायर। और A का मतलब है भुजा या किनारा, तो हमें एक नाप दी हुई होगी, उसके आधार पर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी घन की। अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे घनाभ यानी क्यूबॉइड व घन यानी क्यूब के पार्श्व, लेटरल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पर।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब पर। देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज है, लेटरल सरफेस एरिया क्या चीज है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखिए घनाभ हो चाहे घन हो, हम जानते हैं उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर घन या घनाभ में हम ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी फेस यानी ये वाला, और जो नीचे वाला जो फेस है, ऊपर और नीचे के फलक जो हैं, ऊपर और नीचे के जो फेसेस हैं, फलक जो हैं, उनको अगर हम छोड़ दें और बाकी की जो 4 बच गए, 2 फलकों को हमने छोड़ दिया, बाकी की जो 4 फलक हमारे को प्राप्त हुए, ठीक है, तो इन 4 फलकों का जो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, समझ में आ रही बात? घन या घनाभ दोनों में ऊपरी और निचले फलक को अगर हम छोड़ दें और शेष जो बचे 4 फलक, उन 4 फलकों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उस क्षेत्रफल को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? देखिए पहले तो आप याद कीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? घनाभ के यानी क्यूबॉइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसमें L का मतलब है लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब है विड्थ यानी चौड़ाई, और H का मतलब है हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, ये तो था हमारा घनाभ का, क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब क्योंकि हमने 2 पृष्ठ कम कर दिए हैं ऊपर और नीचे के, इसलिए घनाभ का जो लेटरल, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेटरल सरफेस एरिया है, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है 2b इंटू एच प्लस h इंटू एल। यानी शुरुआत वाला जो हिस्सा है ये छोड़ दिया जाता है, l इंटू बी छोड़ दिया जाता है, बाकी का जो बचा वो लेटरल सरफेस एरिया में यूं की यूं आ जाता है। याद रहेगा? ठीक है, तो घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो ये फार्मूला हमें लगाना। ठीक है, इसी तरह अगर घन की बात करें हम, अगर घन का लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? 6 इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि हमने घन के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी विमाएं बराबर होती हैं, डायमेंशंस बराबर होती हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। 6 पृष्ठ होते हैं इसलिए 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। क्योंकि 2 पृष्ठ कम होते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, लेटरल सरफेस एरिया में, इसलिए अगर हमसे कहा जाए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तो हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? 4 इंटू ए स्क्वायर, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये भी हमें ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यानी सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर पर। बेलन में भी हम बात कर रहे हैं एक खास प्रकार के बेलन पे, जिसका नाम है लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कैसा? राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन। अब सवाल उठता है कि ये लंब वृत्तीय बेलन होता क्या चीज? देखिए, अगर हम कागज की वृत्ताकार शीट लें और उनको
ऊर्ध्वाधर वर्टिकली एक के ऊपर एक जमा दें तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, और इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं सिलेंडर या बेलन। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है लंबवृत्तीय बेलन। तो लंबवृत्तीय बेलन का मतलब क्या हुआ? लंबवृत्तीय बेलन को, राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम लंबवृत्तीय बेलन क्यों कहते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो बेलन है, ये जो सिलेंडर है, इसका जो आधार है, ये वाला आधार, ये आधार, इसके जो आधार हैं वो वृत्तीय हैं, चाहे नीचे वाले की बात कर लें चाहे ऊपर वाले की बात कर लें। ठीक है, कैसे हैं? वृत्तीय हैं, यानी सर्कुलर हैं, तो इसलिए इसको वृत्तीय बोलते हैं। दूसरी बात, इसको लंब क्यों बोलते हैं? लंब इसलिए बोलते हैं कि ये जो दोनों आधार हैं, इस बेलन के जो आधार हैं, उनके जो केंद्र हैं, सेंटर हैं, आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, बेलन के आधार के केंद्र को, बेलन के जो वृत्तीय भाग हैं ऊपरी और निचले, उन दोनों वृत्तीय भागों के केंद्र को आपस में मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, वो आधार से लंबवत है, यानी राइट एंगल बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत है, इसलिए इसको हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। तो ये वाला जो बेलन जो दिखाई दे रहा है चित्र नंबर 1 में, ये है लंबवृत्तीय बेलन। लेकिन अगर दूसरे चित्र को देखें, हम इस वाले को देखें, तो ये लंबवृत्तीय बेलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आधार वृत्तीय तो हैं, ऊपर और नीचे दोनों आधार वृत्तीय हैं इसके, लेकिन आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, ऊपर और नीचे के जो आधार के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, वो आधार से 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही, राइट एंगल नहीं बना रही, समकोण नहीं बना रही। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन में खास बात क्या होती है कि लंबवृत्तीय बेलन के जो आधार, वृत्तीय आधार जो होते हैं वो वृत्तीय होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन आधारों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आधार से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं या लंबवत होती है, इसलिए इसको लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। तो आकृति 2, ये वाली जो आकृति है, इसमें जो बेलन दिखाया गया है वो लंबवृत्तीय बेलन नहीं है। इसी तरह से तीसरी आकृति में देखिए, ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकली तो है, आधार का जो केंद्र है वो 90 डिग्री का कोण तो बना रहे हैं आपस में, लेकिन आधार जो है वृत्ताकार नहीं है, इसलिए ये वाला जो बेलन है वो भी लंबवृत्तीय बेलन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस अध्याय में हम जिस बेलन की बात कर रहे हैं वो हमेशा बात करेंगे किसकी? लंबवृत्तीय बेलन की। उसको हम बेलन ही बोलेंगे, उसको हम सिलेंडर ही बोलेंगे, लेकिन वास्तव में किस प्रकार के सिलेंडर की बात कर रहे हैं इस अध्याय में? इस अध्याय में हम जो भी बात करेंगे वो सारी बात करेंगे लंबवृत्तीय बेलन की, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक है, अगर हम बात करें लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर के भागों की, के पार्ट्स की, तो लंबवृत्तीय जो बेलन होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए इस चित्र में देखिए, पहला भाग तो ये है जो गोला बना हुआ है, ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, उसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, घूमी हुई जो सरफेस है वो वक्र पृष्ठ। और दूसरा जो भाग है वह देखिए ऊपर वाला वृत्त, वृत्त, वृत्त 1। ठीक है, और तीसरा भाग है नीचे वाला वृत्त, सर्किल, वृत्त 2।
तो एक लंब वृत्तीय बेलन में, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस, और 2 होते हैं उसके अंदर वृत्त, ऊपर और नीचे सर्किल, 2 सर्किल होते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की, तो देखिए सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। देखिए नंबर 1 हमने बताया 3 भाग होते हैं बेलन के, लंब वृत्तीय बेलन के। नंबर 1 ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। इसके अलावा ऊपर जो वृत्त है, वृत्तीय भाग है, नंबर 2, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और नीचे जो वृत्तीय भाग है, वृत्त नंबर 3, तीसरा पार्ट है वृत्त, नीचे वाला वृत्त, नीचे वाला सर्किल, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम इस वक्र पृष्ठ और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हम इसको बोलेंगे बेलन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज आ जाएगी? एक तो आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस का एरिया, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा? ये वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्त हैं जो हमारे पास में, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ये हम जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल निकालना तो बिल्कुल आसान है, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त हैं इसलिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो वृत्तीय भाग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में। कैसे निकालेंगे? देखिए देखिए ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो घुमा हुआ भाग है, ये जो कर्व सरफेस है हमारी, अगर इस कर्व सरफेस को हम कहीं से भी कट मार करके खोल दें, एक सिलेंडर लें, उसको कट मार लें, कैंची से काट दें बीच में से, ठीक है, और उस सिलेंडर को खोल दें, उस बेलन को हम खोल दें, तो खोलने पर हमें इस प्रकार का एक आयताकार कागज प्राप्त होगा या आयताकार शीट प्राप्त होगी। ठीक है, अब इस आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल है, अगर इस आयताकार शीट का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही बात हो गई। ठीक है, ठीक है ना? नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? ये जो आयताकार शीट हमें प्राप्त हुई है, इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल, और ये जो हम बार बार बोल रहे हैं आयताकार शीट है यानी रेक्टेंगुलर शीट है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हमने आपको शुरुआत में बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इसका आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आयत यानी रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इस आयत की बात करें तो आयत की लंबाई, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो आयत की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? आयत की लंबाई किसके बराबर है?
बराबर किसके है? आयत की लंबाई। ये जो वृत्त बना हुआ था, देखिए पहले जब ये घूमा हुआ था वक्र पृष्ठ तो एक वृत्त बना रहा था, सर्किल बना रहा था। तो ये सर्किल जो है इसकी परिधि, इसकी जो पेरीमीटर है या इसकी सरकमफ्रेंस जो है, परिधि जो है, उस परिधि के बराबर है। ठीक है, वृत्त की परिधि के बराबर ही तो है। तो आयत की जो लंबाई है वो क्या है? बेलन के जो वृत्तीय भाग था उसकी परिधि के बराबर है। तो आयत की लंबाई बराबर बेलन सिलेंडर के वृत्तीय भाग की, वृत्तीय यानी सर्कुलर पार्ट की भाग की परिधि, परिधि सरकमफ्रेंस। ठीक है, आयत की लंबाई का मतलब क्या है? आयत की लंबाई का मतलब है बेलन के वृत्तीय भाग की परिधि, सिलेंडर के जो सर्कुलर पार्ट है उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, और आयत की चौड़ाई का मतलब क्या है? आयत की चौड़ाई, चौड़ाई यानी विड्थ। आयत की चौड़ाई का मतलब क्या है? ये जो बेलन हमें दिया गया था चित्र के अंदर, ये जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है वही इस आयत की, इस रेक्टेंगल की क्या है? चौड़ाई है। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यानी इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? बेलन के वृत्तीय भाग की परिधि, परिधि सरकमफ्रेंस, इनटू बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वृत्तीय भाग की परिधि, वृत्तीय भाग की परिधि, तो वृत्तीय भाग की परिधि सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो उसको तो हम लिख देंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ की जगह पर 2 पाई आर कर दिया है हमने, इनटू बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं हम? h, हाइट h। ठीक है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया? 2 पाई आर एच बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। अगर कभी भी हमें बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें किस फार्मूले का इस्तेमाल करना है? 2 पाई आर एच, इस फार्मूले का। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, लंब वृत्तीय बेलन का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास में, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले में देखिए, अब ये हो गया, लिख दिया हमने। अब ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, और आर भी कॉमन आ रहा है दोनों में। तो अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले लें, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में क्या बचा, h प्लस आर, h प्लस आर, इसको r प्लस एच भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर को पहले लिख दिया, एच को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बना, ये है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी हमें बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यानी सरफेस एरिया ऑफ कोन पर। शंकु में भी हम बात कर रहे हैं विशेष प्रकार के शंकु की, जिसे हम कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। अब ये लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है, देखिए शंकु जो होता है, कोन जो होता है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी आकृति किस प्रकार की होती है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो इस शेप का होता है, इस तरह का होता है शंकु या कोन। ठीक है, अब इस शंकु में हम बात कर रहे हैं लंबवृत्तीय शंकु की, यानी ऐसा शंकु, ऐसा कोन जिसका आधार वृत्तीय हो। ये जो आधार है, ये जो इसका आधार है, ये वृत्तीय है, सर्कुलर है। ठीक है, इसलिए इसको वृत्तीय बोलते हैं। इसको लंब वृत्तीय क्यों बोलते हैं, लंब क्यों बोलते हैं, लंब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शंकु है, ये जो कोन है, इसका जो शीर्ष है, वर्टेक्स जो है, शीर्ष, मान लीजिए वर्टेक्स है ए, तो इसका जो शीर्ष है, इसके शीर्ष, शंकु के शीर्ष और शंकु के आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, ये रेखा शंकु के आधार के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में बात? ठीक है, इस शंकु को लंबवृत्तीय शंकु क्यों कहते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस शंकु का जो आधार होता है वो वृत्तीय होता है। दूसरा कारण ये है कि इस शंकु के शीर्ष और इसके आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसमें और इस शंकु के आधार में 90 डिग्री का कोण बनता है, के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये लंबवत होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि लंबवृत्तीय शंकु इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लंबवृत्तीय शंकु के प्रमुख भाग कौन कौन से हुए। देखिए एक तो हो गया शीर्ष, मैं दोबारा से बना देता हूं, एक तो हो गया ये शीर्ष, शीर्ष वर्टेक्स, इसको ए लिख दिया हमने। ठीक है, एक हो गया हमारा ये जो वृत्तीय आधार है, शंकु का वृत्तीय आधार, इसका केंद्र, ये केंद्र हो गया, ये शंकु का वृत्तीय आधार है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो शंकु का वृत्तीय आधार। ठीक है, अब शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या, रेडियस, ठीक है,
ये रेडियस हो गई, r त्रिज्या, ठीक है। और शंकु के शीर्ष और इसके केंद्र को, इसके वृत्तीय आधार के केंद्र को, जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो सेंटर है उसको, इसको मान लीजिए हम बी मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं। तो ए से बी तक की जो दूरी है ये होती है हमारी शंकु की हाइट, एच हाइट, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ए से ये जो बिंदु है वृत्तीय आधार में, ये त्रिज्या वाला, इसको हम मान लीजिए क्या मान लें, इसको सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ए से सी तक की जो ये दूरी है, ए से सी तक की जो दूरी, इसको हम कहते हैं शंकु की त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट, HEIGHT, स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये त्रियक ऊंचाई होती है, स्लैंट हाइट जो होती है शंकु की, इसको हम अंग्रेजी के स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जब भी हमें शंकु के त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी हो, स्लैंट हाइट ज्ञात करनी हो, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, देखिए समझने के लिए आप समझिए कि ये त्रियक, ये जो शंकु है, ये तो इसकी हाइट हो गई ए से बी, ये तो हाइट हो गई, और बी से सी ये इसकी त्रिज्या हो गई, शंकु की रेडियस हो गई, ठीक है। और हमने ये बताया कि ये ए बी और बी सी, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, इसीलिए इसको लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं हम, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और हम जानते हैं समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है बी पर, तो बी के सामने वाली जो भुजा है ये क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है, कर्ण या हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमें त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एसी ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है, इसका मतलब कर्ण हमें ज्ञात करना है। और कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए, कई बार हम इस्तेमाल कर चुके हैं इसका, पाइथागोरस प्रमेय का। हाइपोटेनस ज्ञात करने के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है या कोई भी एक भुजा ज्ञात करनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, लंब के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे कर्ण की जगह पे त्रियक ऊंचाई एल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या क्या चीज, आर का स्क्वायर, यानी आधार, ये जो रेडियस है शंकु का, जो त्रिज्या है, रेडियस है आर का स्क्वायर, प्लस शंकु की जो हाइट है, ऊंचाई जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। और खाली एल त्रियक ऊंचाई की बात करें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हमें शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे याद रखना है कि त्रियक, ये शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। आपको याद करने में आसानी रहेगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आगे समझ बात। तो शंकु के प्रमुख भाग कौन कौन से हुए, शंकु का प्रमुख भाग हो गया एक तो शीर्ष नंबर 1 यानी वर्टेक्स, VERTEX वर्टेक्स, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा है
शंकु का वृत्तीय आधार, ये वृत्तीय आधार, और इसकी त्रिज्या, वृत्तीय आधार का केंद्र, पहले तो केंद्र लेंगे, केंद्र को हमने बी पॉइंट दे दिया, और इसकी त्रिज्या यानी वृत्तीय आधार के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली यानी सी से मिलाने वाली जो रेखा है वो इसकी त्रिज्या यानी रेडियस हो गई। तो वृत्तीय आधार की त्रिज्या रेडियस आर, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। वृत्तीय आधार का केंद्र की बात हमने कर ली, ठीक है। अब शंकु के शीर्ष और वृत्तीय आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ये होती है शंकु की हाइट, कोन की हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। और शंकु के शीर्ष वर्टेक्स और परिधि पर मौजूद जो बिंदु है सी, इसके बीच की दूरी ये कहलाती है त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट का फार्मूला हमने आपको बता ही दिया, क्या होता है, L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, पाइथागोरस प्रमेय पर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। देखिए शंकु को अगर हम देखें, शंकु को देखें तो इसमें दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग तो है ये वक्र पृष्ठ, जो कि घुमा हुआ हिस्सा होता है, वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, ठीक है। और दूसरा भाग होता है ये वृत्तीय भाग, वृत्तीय आधार बोलते हैं इसको, आधार, शंकु का आधार है वृत्तीय आधार, ठीक है। वक्र पृष्ठ और वृत्तीय आधार, ठीक है। तो अगर हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, अगर हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस का एरिया ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला होता है, कर्व सरफेस का हमारा फार्मूला होता है शंकु का कोण का पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल, ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे एल क्या है, एल होती है शंकु की स्लैंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये एल होता है, ठीक है। ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्तीय आधार, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कोई हमसे शंकु के कुल पृष्ठीय यानी इन दोनों को मिला करके यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है यानी TSA पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने अभी आपको बताया ही था, क्या, पाई आर एल, तो इसको लिख दिया पाई आर एल प्लस वृत्तीय आधार, शंकु के कोण के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर, ठीक है। अगर हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास में, एल प्लस आर, एल प्लस आर, ठीक है। तो ये पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये जो फार्मूला है
ये शंकु के टोटल सरफेस एरिया का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो जब भी हमसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर हमें शंकु का केवल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला है पाई आर एल, और अगर शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी शंकु की।